नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे मकड़ी का जाला, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन किसको पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे जगदीश चंद्र माथुर जी को। और जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम आते ही आपको ध्यान में आ जाता होगा रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा। ये इनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण एकांकी माने जाते हैं। और उन्हीं महत्वपूर्ण एकांकियों में से एक एकांकी इनका माना जाता है मकड़ी का जाला। और इस एकांकी का अध्ययन अपन पिछली क्लास में कर रहे थे। इस एकांकी में अपनों ने देखा कि किस प्रकार से जो भोलानाथ है, मिस्टर भोलानाथ, जो इस एकांकी में प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं, ये कंपनी के स्टार ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इनके पास इनका जो क्लर्क है वो फाइल लेकर साइन करवाने के लिए खड़ा हुआ है। वो जैसे ही फाइल साइन करवा लेता है तो उसके बाद भोलानाथ उसे कहता है कि मार्केट की रिपोर्ट आने वाली है, न्यूज आने वाली है, मैं अभी न्यूज सुनूंगा, यदि कोई और सिग्नेचर है तो आप अभी करवा लो। क्लर्क यूं कह देता है कि सिग्नेचर तो मैंने जितने लेने थे वो ले लिए, बस आप एक काम कर दीजिए या फिर आप उनसे मिल लीजिए। ऐसा क्लर्क कहता है। किससे मिल लीजिए? तो ये चंद्रभान की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि उनसे मिल लीजिए, यानी चंद्रभान जी से मिल लीजिए। क्योंकि चंद्रभान, जिनको आप कानपुर की एजेंसी में या कानपुर की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो आप उनसे एक बार मिल लीजिए और वो आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो भोलानाथ यूं कहते हैं कि अच्छा वो कॉलेज वाला लड़का, कि हाँ उसको तो जरूर भेजो। और फिर वहां पर ये भोलानाथ है वो क्लर्क को कुछ इस प्रकार की बातें बताते हैं कि लड़का अच्छा है, अपनी कंपनी के काम का साबित हो सकता है, थोड़ा अच्छा भी, पढ़ाई में भी अच्छा है, होशियार भी है और वैसे भी अच्छा है, व्यवहार का भी ठीक लगा, तो इसलिए वो अपनी कंपनी में फायदे का साबित हो सकता है। तो भोलानाथ ये कहकर और यूं कहता है कि हाँ उसे तो जरूर भेजो। तो क्लर्क यूं कहता है कि भेज दूं? तो बोले हाँ भेज देना। क्लर्क बाहर चला जाता है और भोलानाथ विचारने लगता है। भोलानाथ सोच रहा है किसके बारे में? चंद्रभान के बारे में, कि कैसे हवा में रहता है, कैसे सपनों की दुनिया में खोया रहता है। और उसे ये नहीं पता कि सपनों की दुनिया से हकीकत बहुत अलग है। अपन कॉलेज का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था के बालक होते हैं और लगभग स्वप्न में होते हैं। और इसी प्रकार से चंद्रभान है। चंद्रभान भी कविताएं वगैरह लिखता था। आपने भी लिखी होगी, आपने छोटे थे तब भी स्कूल में थे, या आप कॉलेज में कहीं रजिस्टर के अंतिम पेज पर या डायरी में कहीं शेरो शायरियां लिखी होगी। तो ये इसी प्रकार का शौक चंद्रभान का भी है। तो एक यूं लग रहा है कि इसको उम्र का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, ये अभी कॉलेज करके और फिर जॉब के लिए आया है। परंतु भोलानाथ है जो लगभग 45 वर्ष के हैं, तो इनके तो चेहरे से ही अनुभवशीलता टपक रही है और साथ साथ इन्हें बहुत ज्यादा तजुर्बा है। और कुछ तजुर्बा इसलिए है क्योंकि इन्होंने भी जिंदगी को करीब से देखा था और सामान्यतः उन्होंने भी वो उम्र जी ली है जिसमें अब चंद्रभान है। तो इसलिए भी ये समझते हैं और ये यूं चाहते हैं कि जो भी युवा स्वप्न में रहते हैं, स्वप्न की दुनिया में रहते हैं, उनको यदि मैं रास्ते पर ले आऊं, यदि उनको स्वप्न की दुनिया के बजाय यथार्थ दुनिया का मैं दर्शन करवा दूं, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा संतोष मिलता है। तो इस प्रकार से भोलानाथ यूं सोच रहा है कि अब उससे तो मिलना ही पड़ेगा। वो भी कैसा पागलपन की सी बातें करता है कि मुझे शेरो शायरियां या तुकबंदियों में मुझे आनंद आता है। उसे ये नहीं पता कि ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी की हकीकत कुछ और है। अब उसे समझाना पड़ेगा। ऐसे सोच ही रहा था कि इतने में चंद्रभान है वो अंदर आ जाता है। चंद्रभान नमस्कार करता है। नमस्कार भोलानाथ जवाब देते हैं और उसके बाद चंद्रभान को बैठने के लिए कहते हैं। चंद्रभान यहां पर बैठ जाते हैं। चंद्रभान बैठ जाते हैं और उसके बाद दोनों में बातचीत शुरू होती है। भोलानाथ बातचीत कुछ इस प्रकार से शुरू करते हैं कि आप
आपके मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, आपके मैंने कागज सर्टिफिकेट देखे हैं, अर्थात आपकी जो डॉक्यूमेंट्री फाइल है, डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है वो मैंने अच्छे से स्टडी की है, मैंने देखी है और मुझे यूं लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगे और इसलिए मैंने तुम्हारा सहयोग करने का प्रयास किया है, या मैं भी तुम्हारा सहयोग करना चाहता हूं। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें कानपुर वाली एजेंसी में एक नौकरी देने की सोच रहा हूं, असिस्टेंट मैनेजर का पद देने के लिए सोच रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ काम करो और तुम जिस प्रकार से तुम्हारी काबिलियत है, तुम्हारे सर्टिफिकेट है, उनको देखते हुए यूं लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी मैनेजर भी बन जाओगे और तुम खूब आगे तरक्की करोगे। तुम्हें राइज करना है। राइज का मतलब यहाँ पर राइज एक इंग्लिश का शब्द है जो एकांकी में बार बार आया है और सामान्यतः ये अंग्रेजी से एमए थे, तो वैसे भी इनको अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती थी। तो इनकी रचनाओं में भी कहीं कहीं इस प्रकार के, जैसे सर्टिफिकेट आया है, प्रमाण पत्र शब्द नहीं आया है, सर्टिफिकेट अंग्रेजी का शब्द होता है, तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आवश्यकता अनुसार इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। तो राइज करने का मतलब होता है उठना, अर्थात तुम उठ सकते हो, तुम ऊंचे आ सकते हो। चंद्रभान जी यूं कहता है कि जी बहुत बहुत धन्यवाद या थैंक्स, ये थैंक्स बोलता है और फिर यूं कहता है कि यदि मैं आपके साथ रहा, चंद्रभान यूं कहता है कि मैं आपके साथ रहा और यदि आप मुझे हमेशा सीख देते रहे, मुझे आपसे सीख मिलती रही ना, तो जरूर ये संभव होगा और मैं जरूर आगे बढ़ूंगा, अर्थात मैं मैनेजर तक पहुंचूंगा यदि आपका सहयोग रहा तो इस प्रकार से चंद्रभान बहुत प्रसन्न हो जाता है, भोलानाथ का धन्यवाद भी करता है, साथ साथ हमेशा इनके साथ या इनके सहयोग की कामना भी करता है, इच्छा भी रखता है। चंद्रभान के बारे में लेखक यूं लिखता है कि सूट पहने हुए हैं, युवा लड़का है, सुशील लड़का है, आंखों में जैसे भविष्य के उज्जवल स्वप्न लिए हुए हैं, चेहरे पर आशा व आकांक्षा नाच रही है, अभिलाषा नाच रही है। इसमें कहीं भी बनावटीपन, इसके चेहरे में कहीं भी किसी भी प्रकार का बनावटीपन नजर नहीं आता, बस सरलता व सादगी इस चेहरे पर बिखरी हुई है। सूट पहने हुए युवा लड़का, गोरे रंग का सुंदर लड़का, सुशील लड़का, और यहाँ पर आता है जो कि चंद्रभान है। अब यदि आपको एकांकी का प्रदर्शन करना है, अभिनीत करना है इस एकांकी को, तो आपको भोलानाथ जैसा अपनों ने पीछे पड़ा है कि 45 वर्ष का युवक लेना, 45 वर्ष का एक व्यक्ति लेना है और यहाँ पर एक युवक लेना है जो गोरे रंग का हो, सुशील हो, जिसके चेहरे पर सरलता और सादगी हो, किसी प्रकार का कपट छल या इसी प्रकार की भावना उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती हो, और जिसकी आंखों में आशा, आकांक्षा व अभिलाषा के स्वप्न दिखाई देते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे दिखाई देता है, अनुभव से सब चीजें होती है, ठीक है। तो चंद्रभान जैसे ही यूं कहता है तो भोलानाथ यूं कहते हैं कि मेरी सीख हमेशा आपके साथ रहेगी, यानी मैं आपको हमेशा सिखाता रहूंगा, मैं आपको हमेशा निर्देशित करता रहूंगा, परंतु मेरी सलाह के लिए आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। अब यहां पर भोलानाथ एक शर्त रखता है, तो चंद्रभान यूं कहता है कि जी मुझे तो आपकी सीख, आपका सहयोग और आपका निर्देशन चाहिए। अगर मैं आपके निर्देशन में कार्य कर रहा हूं तो मैं हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहूंगा। जैसे आप आगे बढ़े हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके संपर्क में रहकर मैं भी बहुत आगे जाऊंगा। तो भोलानाथ यूं कहता है कि ये तो अच्छी बात है और मुझे तुम जैसे युवा लोगों को सीख देने में संतोष भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, और मैं भी ये चाहता हूं, परंतु इसके लिए एक शर्त होगी। फिर चंद्रभान चौंक जाते हैं, शर्त? कैसी शर्त? तो भोलानाथ यूं कहते हैं कि तुम जो रंगीन चश्मे पहनते हो ना, रंगीन चश्मे पहनते हो ना, उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें नंगी आंखों से खुली धूप में देखने की आदत डालनी होगी। तुम्हें रंगीन चश्मे छोड़ने होंगे और नंगी आंखों का मतलब है कि आंखों पर चश्मा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए।
तो आंखों के ऊपर कुछ भी पहना हुआ नहीं होना चाहिए, नंगी आंखों से खुली धूप में यानी तेज धूप में देखने की तुम्हें आदत डालनी होगी। चंद्रभान कुछ समझ नहीं पाता, ये एक अपन मान सकते हैं कि व्यंजनात्मक भाषा है, जिसे लेखक सीधा न कहकर और थोड़ा सा घुमाकर, लक्षणात्मक या व्यंजनात्मक है तो थोड़ा सा घुमाकर कह सकता है, कह रहा है। तो भोलानाथ यूं कहता है कि चंद्रभान यूं कहता है कि रंगीन चश्मे, तो भोलानाथ कह रहा है कि नहीं समझे, तुमने तो कहा था कि मैं कविताएं कर लेता हूं और उन कविताओं के लिए मुझे इनामात मिल चुके हैं। चंद्रभान कहता है कि हाँ कहा था, और मैं कभी कभी तुकबंदियां कर भी लेता हूं। तुकबंदी का मतलब होता है कि कविताओं में तुकबंदियां आती है ना, जैसे मतलब अपन एक दोहा देख लें, कबीरदास जी का देख लें, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब अंत में क्या आया है, आया है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो इसमें भी अंत में बताए में आया गया, पाए और आए, यानी अंत में तुक मिल रही है, उसे ही क्या कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। अर्थात ये कविताएं रचना कर लेता है, ये तुकबंदियां कर लेता है। साथ साथ इसका जो रुझान है वो शेरो शायरी में ज्यादा है, तो ये शेरो शायरी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, साथ साथ स्वयं लिख भी लेता है। भोलानाथ ये मानता है कि ये जो कविता की रचना हो गई, ये जो शेरो शायरी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ रंगीन चश्मे हैं। रंगीन चश्मे का मतलब है कि खूबसूरत स्वप्न है, इनसे जिंदगी नहीं जी जाती, जिंदगी नहीं चलती इन खूबसूरत स्वप्नों से। जिंदगी की हकीकत बड़ी ही कठोर है, वो बहुत अलग है, और जिंदगी के पास कोई हृदय भी नहीं है, वो निर्ममता बरसाती है व्यक्ति पर, और जब वो प्रहार करती है ना तो सब कुछ छिन बिन करके रख देती है। अर्थात जिंदगी की कठोरता या जिंदगी का यथार्थ है वो इतना कठोर है कि हम चंद समय में या चंद वर्षों में हम जब हकीकत पर आते हैं, जब हमें आटे दाल के भाव मालूम होते हैं, तो ये रंगीन चश्मे कहीं के कहीं चले जाते हैं। यथार्थ पर आते हैं जब खुद को कमाने की बात आती है, और कमाना बहुत मुश्किल होता है, जब अपन यथार्थ के धरातल पर वो विचरण करते हैं, तब ये सारी की सारी चीजें हैं वो पीछे छूट जाती है। और यहाँ पर इसका ये मतलब है, रंगीन चश्मों का तो मतलब है कि खूबसूरत स्वप्न देखना और नंगी आंखों से खुली धूप में देखना, अर्थात यथार्थ के धरातल पर विचरण करना, स्वप्न न देखकर हकीकत में मेहनत करना। कहते हैं कि जिसने सिर्फ पानी से स्नान किया है वो सिर्फ वस्त्र बदल सकता है, जबकि जिसने पसीने से स्नान किया है ना, पसीने से जिसने स्नान किया है वो इतिहास बदल कर रख सकता है। तो इसीलिए भोलानाथ इस हकीकत का ज्ञान करवाना चाह रहा है चंद्रभान को, और वो यूं कहता है कि देखो तुम्हें रंगीन चश्मे छोड़कर और नंगी आंखों से खुली धूप में देखने की आदत डालनी होगी, अर्थात तुम्हें ये स्वप्न, ये कविता, ये शेर व शायरी, इस दुनिया को तुम्हें छोड़ना है और तुम्हें मन लगाकर काम करना है। तुम्हें जिंदगी के यथार्थ पर उतरना है और तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तुम जब दिन रात मेहनत करोगे तब हमारी उम्मीदों पर भी खरे उतरोगे, तुम कंपनी में भी बहुत आगे बढ़ोगे और तुम राइज भी कर जाओगे, तुम उठ भी जाओगे। तो इस प्रकार की बातें हैं वो भोलानाथ चंद्रभान को बताते हैं। जैसे ही इस प्रकार की बातें बताते हैं तो भोलानाथ चंद्रभान यूं कहता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो भोलानाथ फिर उसी बात को दोहराता है कि जिंदगी के द्वार पर खड़े हो तुम, अर्थात अब तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम घर पे बैठ के आराम से घर वालों की कमाई से खाना खा सको। अब तुम जिंदगी के द्वार पर खड़े हो, और जिंदगी के द्वार पर खड़े हो तो तुम्हारे सामने यथार्थ स्थिति आ जानी चाहिए। और यथार्थ ये है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम्हें इन स्वप्न की दुनियाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तुम स्वप्न की दुनिया से बाहर निकलकर मेहनत करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। सपनों की दुनिया कभी आगे नहीं ले जा सकती, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो चंद्रभान यूं कहता है कि जानता हूं, सिर्फ यूं कहता है कि जिंदगी के द्वार पर खड़े हो ये मैं जानता हूं,
परंतु उसके बाद कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। परंतु भोलानाथ बोलता जाता है कि तो यदि तुम ये जानते हो कि तुम यथार्थ के धरातल पर खड़े हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जिंदगी बहुत निर्मम है। जब यथार्थ में आते हैं तो स्वप्न कहीं दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हें इसके लिए आगे क्या करना होगा। तुम्हें अगर हमारी कंपनी और हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे साथ यदि जुड़ना है, हमारी कंपनी के साथ जुड़ना है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारी इस दुनिया को तुम्हें छोड़ना होगा, इस दुनिया को छोड़ना होगा। तो चंद्रभान यूं कहता है कि जो मैं तुकबंदियां करता हूं उसका असर मेरे काम पर कैसे पड़ेगा। यानी मैं तो तुकबंदियां, जब भी मेरे हृदय में उमंग उठती है, उमंगे उठती है, यानी हृदय में जब भी मैं बहुत प्रसन्न होता हूं या जब भी कोई अच्छे भाव मेरे मन में आते हैं, तो जब भी उमंगे आती है तो मैं कुछ लिख देता हूं, मैं लिपिबद्ध उसको कर देता हूं। तो उसका असर मेरे काम पे कैसे पड़ेगा। काम का समय तो अलग है, और यदि काम के समय में भी मेरे हृदय में कुछ उमंगे आ रही है और मैं उसमें लिख लेता हूं तो उसमें बुरा क्या है। तो फिर चंद्रभान बात को आगे बढ़ाता हुआ यूं कहता है कि यदि मैं चलती हवा में पत्तियों की सरसराहट की आवाज सुनता हूं, अर्थात मैं चलती हवा में पत्तों की आवाज सुनता हूं और उनमें सौंदर्य ढूंढता हूं, या फिर मैं आसमान में बादलों से अटखेलियां करती हुई बिजली को जब देखता हूं तो उस समय मेरे मन में कुछ उमंग उठती है, कुछ भाव उठते हैं, और उनको यदि मैं लिख देता हूं तो क्या ये बुरा है, ये गलत कैसे है। यानी तुकबंदियां, उमंगे, या फिर प्रकृति का जो मैं दर्शन करता हूं, प्रकृति के सौंदर्य का मैं जिन भावों से दर्शन करता हूं, उनको यदि मैं लिख देता हूं तो मेरी गलती कहां है, कहां गलत है। तो भोलानाथ यहां पर यूं कहता है कि यदि इस जगह, यानी यदि तुम्हारे सामने मेरी जगह कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर होता ना, तो तुम्हें यहां पर काम देना तो दूर, यहां पर बैठने तक नहीं देता। चंद्रभान परिस्थिति को जल्दी से समझ जाता है और समझते हुए कहता है कि आई एम सॉरी। वो यूं नहीं कहता माफ कीजिएगा, यहां पर भी जगदीश चंद्र माथुर ने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है कि आई एम सॉरी सर। तो फिर भोलानाथ यूं कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इन चीजों को समझता हूं, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी जो उम्र है उस समय ऐसा होता है, कभी हम भी थे, परंतु यथार्थ कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और जब तुम भी हकीकत पर उतरोगे तो तुम भी सब कुछ समझ जाओगे। तो इसलिए मुझे तो तुम जैसे युवाओं को रास्ते पर लाने में संतोष मिलता है, मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा। हालांकि अगर कोई इस जगह पर होता तो वो तुम्हें यहाँ पर बैठने तक नहीं देता। तो इस प्रकार से भोलानाथ चंद्रभान के बीच में बातें हो रही है, और फिर भोलानाथ चंद्रभान से यूं कहते हैं कि देखो, तुम्हें यदि काम करना है तो तुम्हें इन स्वप्नों की, कविताओं की, शेरो शायरी की दुनिया छोड़कर हकीकत में आना पड़ेगा, यथार्थ में आना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी हमारी कंपनी के लिए। तभी यदि तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी। चंद्रभान भोलानाथ की बातें सुनकर, ये एक भावुक लड़का है, सुशील है, कुछ उम्र का भी प्रभाव है, तो ये यूं कहता है कि सर मुझे डर लग रहा है। तो भोलानाथ यूं कहता है कि मतलब जैसे कह रहा है ना कि तुम तो हवा में रहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से यदि किसी भावुक बच्चे को एकदम से कहा जाए तो वो भी डर जाएगा, उसे भी लगेगा कि मेरा क्या होगा। तो वो भी कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है। तो भोलानाथ कहता है कि डरो, डरना बहुत अच्छा होता है, तुम डरोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी जो स्वप्न की दुनिया है उससे यथार्थ की दुनिया बहुत अलग है। और जैसे ही तुम डरोगे तब तुम्हें यथार्थ की भूमि समझ में आएगी, तब तुम्हें जिंदगी की हकीकत समझ में आएगी, और तब तुम्हें खून पसीने की कमाई की हकीकत समझ में आएगी। तो तुम खूब डरो और डरकर इस दुनिया को, स्वप्न की दुनिया को छोड़कर यथार्थ की दुनिया में आ जाओ।
तो चंद्रभान यूं कहता है कि सर मुझे इसके लिए समय चाहिए, यानी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो भोलानाथ कहता है कि लो, वक्त भी लो, सोच लो, विचार कर लो, पर मैं जानता हूं कि तुम्हें यहां आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में तुम हो ना, उस दुनिया में गुजर बसर नहीं होता। उस दुनिया में सिर्फ स्वप्न देखे जा सकते हैं, उस दुनिया में जीवन नहीं जिया जाता। मैं जानता हूं कि तुम्हें यहां पर मेरे पास आना ही आना पड़ेगा। तुम सोचो, खूब समय लो। जैसे ही भोलानाथ यूं कहता है कि तुम सोचो, तो चंद्रभान यूं कहता है कि ठीक है, मैं चलना चाहता हूं। तो भोलानाथ यूं कहता है कि एक महीन रेशम के धागे वाला जाला बुन चुका है। महीन रेशम के धागे वाला जाला बुन चुका है। जाला बुन चुका है, ठीक है, ये जाला बुन चुका है और तुम्हें इस जाले में फंसना है, जिससे तुम कभी चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अर्थात ये जिंदगी का यथार्थ है। यथार्थ का मतलब ये तो जो आटे दाल वाली जिंदगी है ना, जो यथार्थ जिंदगी है। सामान्यतः जब अपन इस जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो 9-2-11 हमेशा चलती रहती है। मतलब कभी किसी प्रकार की समस्या, कभी किसी प्रकार की समस्या, कभी 5 है तो 50 करने की चिंता, 50 है तो 500 करने की चिंता। इस प्रकार से हम ये यथार्थ में, जिसमें भोलानाथ ले जाना चाहता है, जिस जिंदगी में, जिस दुनिया में, ये स्वप्न की दुनिया तो क्या है, तितली के परों और पुष्पों की पत्तियों वाली दुनिया है। और जिस दुनिया में भोलानाथ ले जाना चाहता है वो एक मकड़ी का जाला है, जिसमें मकड़ी अपने चारों तरफ जाला बुन लेती है और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। तो उसी प्रकार से मनुष्य है, वो जिंदगी में जब प्रवेश कर जाता है, जिंदगी रूपी जाले में जब प्रवेश कर जाता है, तो वो चाहकर भी उससे निजात नहीं पा सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। और एक बार तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई कि एक जो युगल, मान लीजिए पति पत्नी है, ठीक है, छोटे उम्र में है तो लड़के लड़की है, तो उन्हें ये चिंता रहेगी कि हाँ हमें पढ़ना है, घर वाले क्या कहेंगे, इस प्रकार से। और फिर वो उस समय स्वप्न देख रहे होंगे कि हम बड़े होकर बिल्कुल आराम की जिंदगी जिएंगे, यानी माता पिता हमें डांट रहे हैं तो हम खुद जब बड़े हो जाएंगे तो हमें कोई डांटने वाला नहीं होगा, हम आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे। छोटे बच्चों के दिमाग में अक्सर इस प्रकार की बातें होती है। जब वो बड़े होते हैं तो टेंशन कुछ और होती है, दुनिया बदल जाती है, और उस समय और भी अधिक, उस समय याद आता है कि वो वाला बचपन या वो वाली दुनिया अच्छी थी। परंतु फिर उस समय अपन उनमें या घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं तो उसकी चिंता रहती है, उसके बाद बच्चों की चिंता, उसके बाद कहते हैं कि इंसान, मतलब व्यक्ति जब वृद्धावस्था में आ जाता है तब भी पोते पोतियों की चिंता होती है, घर गृहस्थी की चिंता होती है। बच्चों ने ये खाने को नहीं दिया, बच्चों ने इस चीज का पूछा नहीं, बच्चों ने ये डिसीजन खुद से कर लिए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चिंता रहती है वृद्धावस्था तक, यानी जब टेंशन छूटती है तब मृत्यु की साथ ही छूटती है। मृत्यु से पहले अपन कभी भी फ्री रह ही नहीं पाते, चिंता मुक्त हो ही नहीं पाते। अर्थात हमारी जिंदगी किसके समान है, एक मकड़ी के जाले के समान है, जिसके अंदर अपन प्रवेश तो बहुत खुशी खुशी कर जाते हैं, परंतु उससे निकलना मुश्किल होता है। और भोलानाथ चंद्रभान को भी ये कह रहा है कि जाला तन चुका है, अर्थात तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने की आयु आ चुकी है, अब तुम्हें इसमें प्रवेश करना है। और जैसे ही इस प्रकार की बातें शुरू करता है, और भोलानाथ यूं कहते हैं कि मैं स्वयं मकड़ी का जाला हूं, मैं स्वयं इस जाले का मकड़ी हूं और मैं स्वयं इसमें पड़ा हुआ हूं। तो चंद्रभान बिल्कुल डर जाता है और बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। भावुक होते हुए और वो यूं कहता है कि परंतु अब मुझे चलना चाहिए, माफ कीजिएगा मैं जा रहा हूं। और इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा डर जाता है और ये यहाँ से भोलानाथ को कहते हुए कि मुझे अब चलना चाहिए, मैं अब जा रहा हूं, और कहते हुए और ये यहां से निकल जाता है। यहां से चला गया, कहां पर था ये दोनों, कहां पर थे, भोलानाथ के घर के ऑफिस में।
जो सामान्यतः एक ऊंची तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति का ऑफिस है। यहां तक अपनों ने इस एकांकी को अब पढ़ लिया है। ठीक है, एक युवा लड़का चंद्रभान और भोलानाथ की बातें। अब यहाँ पर कौन रहा है? अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति रहा है, जो कौन है? स्टार ट्रेडिंग कंपनी का मैनेजर भोलानाथ। ठीक है, अब भोलानाथ ने चंद्रभान के जाते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी और यूं सोचने लगा कि कोई बात नहीं, ये उम्र भी सब में होती है। सामान्यतः अक्सर टीचर्स जो है वो बच्चों की बहुत सी चीजों को अनदेखा इसी बात पर कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनकी उम्र ये है। तो उसी प्रकार से भोलानाथ भी यूं सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, उम्र का फेर है, और वो मुस्कुराता है और थोड़ा सोचता है कि परंतु यथार्थ दुनिया अलग है, हकीकत अलग है, और इसको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी में काम किए बगैर रोटी नहीं है, और रोटी के बगैर सारी की सारी सपनों की दुनिया टूटकर बिखर जाती है। तो इसको आना पड़ेगा, ये आएगा, और ये सोचकर और फिर अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की तरफ खिसका लेता है। पीछे की तरफ खिसकाकर पैर फैला लेता है, और पैर फैलाकर वो आराम कुर्सी पर है, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो आधा लेटा हुआ है। तो आधे लेटे हुए स्थिति में भोलानाथ है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, और उसी समय वो कुछ विचारने लगता है, और विचारते विचारते वो जो रेडियो सेट था, रेडियो सेट उसको ऑन कर लेता है, उसको रेडियो सेट को चला लेता है। और रेडियो सेट को ऑन जैसे ही करता है, उसी समय मार्केट की न्यूज आनी शुरू हो जाती है। मार्केट की न्यूज आनी शुरू हो जाती है, अनेक प्रकार की चीजों के, अनाज के भाव वगैरह सब चीजें आ रही है। किस किस प्रकार की कौन कौन सी न्यूज आती हैं देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।